Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited. Actually मैंने 6 जून का आज शिफ्ट 1 को डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश के सेक्शन को. ओके तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 हर क्वेश्चंस का आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा और मैं उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा. आप उसे इजीली देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन को कैसे एलिमिनेट करते हैं और आंसर के करीब कैसे पहुंचते हैं. ओके तो स्टार्ट करते हैं. सीजीएल प्री का इंग्लिश क्वेश्चन शिफ्ट 1 6 जून का क्वेश्चन. ओके फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं भी अपने लैपटॉप में देख रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन ही फिल इन द ब्लैंक का है. हो सकता है जो एक रियल ऑर्डर है, जो क्वेश्चन का रियल ऑर्डर एग्जामिनेशन में है उस ऑर्डर में ये नहीं है. मैंने 1 बाय 1 सभी को एक जगह पे रखा है. तो मेरा पहला क्वेश्चन है वो आप देखेंगे. देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द डैश ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी. तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देयर इज होप, there is hope that better forestry management, अगर वन का जो प्रबंधन है अगर बेटर किया जाए, अच्छे से किया जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ को साल्वेशन कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, गार्डिंग कर सकते हैं एंड द लास्ट ऑप्शन इज कंजर्वेशन. तो आप देख पा रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक में पहले रखा हुआ है द का केस, द डैश ऑफ, बाद में ऑफ भी रखा हुआ है. ओके इस क्वेश्चन को हम लोग ये साइड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक को अगर आप देखें तो द के बाद डैश का ऑप्शन रखा और फिर बाद में ऑफ रखा. तो मैं नाउन सेक्शन में एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था कि दी प्लस नाउन प्लस ऑफ देन नाउन, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये. तो नाउन ऑफ नाउन, और जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 सभी नाउन फॉर्म में ही है. तो दिक्कत आ सकता है अगर 3 वर्ब होता और एक नाउन को चूज करना होता तो काफी आसान था. बट मैटर ये है कि हम वाइल्ड लाइफ को क्या करते, एक बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के तहत उसको हम लोग कंजर्व करते, प्रिजर्व करते, यानी उस वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं. तो गार्डिंग एक जनरल सेंस है, जेनरिक वर्ड है, गार्ड करना, निगरानी करना. सुपरविजन की अगर बात करें तो सुपरविजन का मतलब होता है एक्ट ऑफ सुपरवाइजिंग, मतलब किसी के देख रेख में, है ना, सुपरविजन करना. तो जब आप वाइल्ड लाइफ के सुपरविजन की बात नहीं करेंगे, यहां पे वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की बात होगी. सो कंजर्वेशन का एक ही पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. बट बात करते हैं साल्वेशन की. तो साल्वेशन एक ऐसा वर्ड है, यानी उसका मीनिंग होता है डिलीवरेंस फ्रॉम सीन, या फिर ऐसी कोई पावर से आपको डिलीवरेंस किया जाए, पाप से मुक्त किया जाए. तो साल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष यू कैन से. तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4. इट मींस कंजर्वेशन विल बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दैट फिल इन द ब्लैंक. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. तो वर्ड लिखा हुआ है एगोनी, और एगोनी का एग्जैक्ट मीनिंग अगर बात करें तो होती है पेन, ग्रीफ और एंग्विश, काफी कष्ट में होना, दुख दर्द की बात कर रहा है एगोनी. ऑप्शन पहला है मिजरी, है ना, जिसको बोलते हैं बड़ा ही मिजरेबल लाइफ है, माइजरी नॉट मिजरी. तो इसको हम लोग कहते हैं जब हमारी रेस्डनेस कंडीशन होती है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है जहां पे हम काफी प्रॉब्लम में होते हैं. नहीं बोलते ब्लाइंड्स लाइफ इज मिजरेबल, तो उनका जो जीवन है काफी मिजरेबल है, दयनीय है. तो एगोनी का मिजरेबल सिनोनिम्स के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन एंटोनिम्स तो होगा नहीं. द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्ट्रेस. अगर डिस्ट्रेस की बात करें तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है जब आप मेंटली, फिजिकली काफी डिस्ट्रेस में होते हैं. ओके यानी अगर आप इसका बात करें तो ग्रेट पेन का सेंस ले सकते हैं. तो एगोनी का सिनोनिम्स हो सकता है आपका
डिस्ट्रेस एंड द नेक्स्ट ऑप्शन 3 इज एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब ही होता है काफी एक एंजाइटी का मीनिंग आप ले सकते हैं ईगरनेस के भी सेंस में, लेकिन यहां पे एंजाइटी का मतलब होता है मेंटली पेन होना यानी चिंता मग्न होना। ओके, सो एंजाइटी मतलब होता है ऐसी डिस्ट्रेस, ऐसा पेन जो किसी चीज के फियर से होता है मुझे, है ना, कोई डर से या मिसफॉर्चून से, तो इसे हम लोग एंजाइटी कहते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द एगोनी, द लिटरल मीनिंग ऑफ एगोनी, देन ऑल 3 ऑप्शंस आर the synonyms of agony, but we need to find the antonyms of agony, so we have to go with the option number 4, comfort। यानी कष्ट, दर्द, पीड़ा का एंटो आप क्या ले सकते हैं, बड़ा ही सूदिंग कंडीशन में होना, यानी ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। एगोनी का एंटो लेंगे कंफर्ट। ओके, चलिए, यानी क्वेश्चन ए का लास्ट ऑप्शन हो गया आंसर के रूप में 4 यानी कंफर्ट। Now come to the next question number 3. Question number 3 है an enclosure to keep the birds। सिंपल सा ये वन वर्ड है, an enclosure to keep the birds, यानी एक वैसा स्पेस, वैसा जगह जहां पे बर्ड्स को रखा जाए। तो सिंपली आपके 4 ऑप्शंस हैं, एवियरी, एपियरी, स्टेबल एंड सेंचुअरी। तो नॉर्मली एवियरी की अगर बात करते हैं तो आपने सुना होगा एविएशन वर्ड सुना होगा, और इसमें जो रूट वर्ड है ना वो है AVI। आपने वर्ड सुना होगा एविएटर, इसमें भी रूट वर्ड है AVI। आपने सुना होगा एविसाइड, और इसमें भी एक्चुअली साइड मतलब तो किलिंग होती है, लेकिन इसमें भी एक वर्ड आपने देखा एवी। तो एवी और एवी से ही एविएशन बना है, और इस एविएशन का मतलब होता है फ्लाइंग सेंस। एविएटर आपने सुना होगा एविएटर, तो एविएटर मतलब वन हु कंट्रोल्स द फ्लाइट, जो फ्लाइट चलाता हो, यानी एरोप्लेन चलाने वाले को एविएटर कहते हैं। मेल एविएटर होता है और फीमेल को हम लोग एविएट्रिक्स कहते हैं। तो नॉर्मली एविएशन का की परिकल्पना, उड़ान की परिकल्पना बर्ड्स के ही उड़ने से ली गई है, इसलिए वो एरोप्लेन, फ्लाइट, जितनी भी चीजें बनी है उसी परिकल्पना को माइंड में रखकर बनाया गया है। तो एविएशन रिलेटेड टू, मतलब AVI रूट वर्ड है, इसका मतलब आप ये जान सकते हैं रिलेटेड टू बर्ड्स, और एक वैसा जगह जहां पे बर्ड्स को रखा जाए। तो 4 ऑप्शन में से क्लियर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक एवियरी, एंड एवियरी इज द करेक्ट वन वर्ड फॉर दैट लाइन, गिवन दैट लाइन। वो लाइन लिखा हुआ है एन इनक्लोजर टू टू कीप द बर्ड्स इन, जिसमें आप बर्ड्स को रखते हैं। ये पता चल गया। एवी साइड अगर आप देखें तो साइड मतलब किलिंग और एवी मतलब बर्ड, तो किसकी किलिंग? किलिंग ऑफ बर्ड्स, है ना। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब क्या होती है? शिशु, और साइड मीन्स किलिंग, तो किसकी किलिंग? इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट की किलिंग। तो ये तो पता चल रहा है। एग्जामिनेशंस में ऐसे वर्ड लिख सकते हैं एवीफुना, और आपको याद होगा फ्लोरा एंड फुना, है ना। एवीफुना इसका मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर रीजन में जो स्पेशल बर्ड्स पाए जाते हैं, किसी खास क्षेत्र में जो स्पेसिफिक बर्ड्स होते हैं उन्हें हम लोग एवीफुना कहते हैं। तो नॉर्मली एवी से हमने 2-4 वर्ड भी देख लिया और आंसर के करीब भी पहुंच गए। एपियरी का मतलब होता है वेयर बीज आर कैप्ट, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाए, बी हाइव्स का जो जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं एपियरी। ओके, नेक्स्ट इज स्टेबल वेयर हॉर्सेस आर कैप्ट, एंड द लास्ट इज सेंचुअरी। सेंचुअरी मतलब आप कह सकते हैं अभ्यारण्य, वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कैप्ट फॉर प्रोटेक्टिंग, जहां पे उनके प्रोटेक्शन में उनको रखा जाए ताकि उनको हंटेड होने से बचाया जा सके। क्लियर है? तो ऑप्शन 4 भी, सेंचुअरी भी आपने समझ गया, वन अभ्यारण्य जिसको कहते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है वो क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे, देन 1 बाय 1 उसके ऑप्शंस को क्लियर करेंगे और आंसर के करीब पहुंचेंगे। तो क्लोज टेस्ट आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, दिख रहा होगा। पिजन रेसिंग हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ चाइना। ये जो पिजन रेसिंग है
ये चाइना के कुछ भाग में काफी पॉपुलर हुआ है। तो ये लिख रहा है हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ चाइना डैश द कंट्रीज एलीट एंड इट्स मिडिल क्लास। फिर आगे लिखा हुआ है शनयान द डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग रेसिंग पिजन एसोसिएशन डैश दैट एटलीस्ट 1 lakh pigeon breeders live in Beijing and dash 90,000 of them are registered with Racing Pigeon Association at dash level. Okay, to qualify at dash level to qualify for the games. एक मिनट, इसमें आप ये कर सकते हैं ऑप्शन 3 के बाद लिखा हुआ है 90,000 ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विद रेसिंग पिजन एसोसिएशन एट डैश लेवल टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन कैन बी लुक्रेटिव फॉर डैश ऑनर्स with some prizes amounting to 10 of thousands of dollars. Liu said, in recent years, pigeon racing has become surging in popularity across China. तो कहने का मतलब है कि ये पिजन रेसिंग की बात है, वहाँ के डिप्यूटी जनरल ने कुछ ऐसे एसोसिएशन ने कुछ कहा, फिर वहाँ के जो पिजन ब्रीडर्स जो हैं, कबूतर पालने वाले जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने उस रेसिंग में भाग लेने के लिए ऑटम एंड स्प्रिंग में जो गेम होगी उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड एक क्लोज टेस्ट रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसी क्लोज टेस्ट से है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1। और ब्लैंक नंबर 1 अगर क्लोज टेस्ट में आप देखें तो क्लियर विजिबल है, इसका सेंस भी क्लियर आ रहा है कि पिजन रेसिंग हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ चाइना। अब लिखता है आगे डैश द कंट्रीज एलीट एंड इट्स मिडिल क्लास। तो ये जो पिजन रेसिंग का गेम है वो किनके बीच में फेमस हुआ है, किन लोगों के साथ, किन लोगों में ये फेमस हुआ है, तो सिंपली वहां के चाइना के एलीट क्लास एंड मिडिल क्लास के बीच में हुआ है कि वे लोग काफी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिंपली बात है कि आप यहां पे अलोंग, अबाउट एंड अगेंस्ट किसी भी मतलब आंसर के करीब ये तीनों नहीं है। आपको लेना पड़ेगा ये कि पिजन रेसिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन द पार्ट्स ऑफ चाइना अमंग द कंट्रीज एलीट एंड द मिडिल क्लास, उन लोगों के बीच में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यवर्गीय लोगों के बीच में, और एलीट क्लास यानी कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग जो जेंट्री पीपल हैं वहां के लोगों के बीच में ये गेम काफी पॉपुलर हुई है। तो 3 ऑप्शन अलोंग, अबाउट एंड अगेंस्ट यहां पे अप्रोप्रिएट नहीं है, अमंग उन लोगों के बीच में ये गेम पॉपुलर हुई है। तो ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4 अमंग will be the correct option. Now come to the next question, question number 5. Question number 5 है कि select the most appropriate word for the blank 2. तो blank 2 में क्या fill करेंगे, पढ़ते हैं इसका सेंस। सन्यान the deputy general secretary of Beijing association, वो उस बीजिंग एसोसिएशन के डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं, एंड डैश दैट एटलीस्ट 1 lakh pigeon, 1 lakh pigeon, एटलीस्ट 1 lakh pigeon, उन्होंने ऐसा कहा। और ऐसा कहा का सेंस लेने के लिए आपको लेना पड़ेगा said। जब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, when you want to express your feeling by saying something, then we use what? said, है ना? said का यूज करेंगे। told, एक्चुअली told क्या है? told को हम लोग to write something, he told me to write something, he told me to say something, okay? मतलब हुआ कि जब आप, कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है और आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में, जैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो said to को कन्वर्ट करते हैं told में। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि यह कहा गया, और आप ये डायरेक्ट जो सेक्रेटरी हैं वो ये कहते हैं ऐसा कहा उन्होंने उस एसोसिएशन में, क्या कहा? तो said, नॉट told, told ऑप्शन नहीं लेंगे। एंड आपका ऑप्शन 2-3 और है, told, said, advised एंड clarify,
तो वहां पे एडवाइस का कोई सेंस नहीं। उन्होंने ऐसा कहा कि 1 लाख पिजन ब्रीडर्स जो हैं वो बीजिंग में रहते हैं और उनमें से 90,000 अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं नेक्स्ट स्प्रिंग एंड ऑटम में जो रेसिंग होगी या जो गेम होगी उसके लिए। तो आपको सेड लेना पड़ेगा। सेड एक वर्चुअल, आप इसका लिटरल मीनिंग यही है कि जब आप अपनी फीलिंग, जब अपनी आप मैसेज किसी को डायरेक्टली कहते हैं, देन ही सेड टू मी। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ही टोल्ड मी दैट। क्लियर है? तो ही शेड टू मी यानी ही शेड दैट, ऐसे भी टर्म को हम लोग लिखते हैं। देन सेड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये कहा गया पास्ट की बात है, टेल का पास्ट टोल्ड होता है, देन इट इज सेड बोलते हैं, इट इज टोल्ड बोले आप कहते हैं इट इज सेड, है ना। यह तो यहां पे शेड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 3, तो उनमें से 1 लाख में से 90,000, तो आप क्या लेंगे? ऑलमोस्ट 90,000 पिजन ब्रीडर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया। क्या अटमोस्ट, नियर बाय और एग्जैक्ट, इन 3 ऑप्शन उन लोगों के लिए लेंगे क्या? आप कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट इतने लोग, मोस्ट ऑफ द पिजन ब्रीडर्स ये कह सकते थे, लेकिन ऑप्शन आपके पास ऑलमोस्ट है, तो उनमें से अधिकांशतः ऐसे सेंस लेने के लिए आप नियर बाय, अटमोस्ट एंड नेक्स्ट इज नियर बाय, एग्जैक्ट, इन शब्दों का प्रयोग ना करके यहां पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑलमोस्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम ऑलमोस्ट फिल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 4, और अब कह रहे हैं कि वे 90,000 पीपल डिफरेंट लेवल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऑब्वियसली उस एसोसिएशन में 1 लाख पिजन ब्रीडर में से 90, तो उनमें से हमने ऑलमोस्ट का यूज किया था, अटमोस्ट, नियर बाय और एग्जैक्ट वहां से हमने एलिमिनेट किया। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनमें से 90,000 जो लोग थे, जो पिजन ब्रीडर्स थे, वो लोग क्या किए? अपने अपने डिफरेंट लेवल पे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ना। तो डिफरेंशियल मींस टू बी डिफरेंट, डिफरेंशियल एक्चुअली डिफरेंट लेवल, तो डिफरेंट लेवल इज द नाउन एंड डिफरेंस आप डिफरेंशियल लेवल नहीं करते, डिफरेंट लेवल कहते हैं। एंड द ऑप्शन है डेफर्ड, डेफर्ड मतलब टू बी डिफरेंट, तो डिफर सही बना है, डिफर, डिफर्ड, और आपका डिफरेंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये 3 ऐसे भी एलिमिनेट है, यहां पे कोई सेंस है, लग रहा है कि डिफरेंट, डिफरेंशियल, डिफर एंड डिफर्ड एक जैसे ही शब्द हैं, लेकिन उसकी लिटरल मीनिंग वहां पे लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट। नहीं बोलते कि हम लोगों ने डिफरेंट लेवल पे काम कर लिया है, यानी इनके अप्रोच तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमने डिफरेंट अप्रोचेस पे काम किया, डिफरेंट लेवल पे काम किया है। सो डिफरेंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ब्लैंक प्लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है फिल इन द ब्लैंक ही है। तो अब कह रहे हैं कि इस क्लोज टेस्ट में अगर लास्ट फिल इन द ब्लैंक की बात करेंगे, तो पहले क्लोज टेस्ट का ऊपर वाला लाइन देख लेते हैं। लिखता है कि एसोसिएशन एट डिफरेंट लेवल्स टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम। जो स्प्रिंग एंड ऑटम हुआ, जो गेम हुई, उसमें अलग अलग लेवल पे वो लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर है कंपटीशन कैन बी लुक्रेटिव। वो जो कंपटीशन होती है या वो काफ़ी लुक्रेटिव है, यानी प्रॉफिटेबल है इकोनॉमिकली। कोई भी गेम कहीं पे किसी भी स्टेट में या कहीं गेम होती है, तो वो काफ़ी वहाँ के आसपास के बिजनेस या इकोनॉमी को भी बढ़ाती है। तो ये कह रहा है कि वो जो गेम है वो काफ़ी लुक्रेटिव हो सकता है, कंपटीशन कैन बी लुक्रेटिव। फिर लिख रहा है कि फॉर डैश ऑनर्स, तो किन ऑनर्स की बात कर रहा है? तो पिजन रखने वाले को पिजन ऑनर्स, बर्ड ऑनर ही कहेंगे, है ना, बर्ड ऑनर्स। सपोज कोई एनिमल, अलग अलग एनिमल रख रहा है, तो आप उसको मतलब एनिमल ऑनर कहेंगे या फिर काव ऑनर कहेंगे, ऐसे नहीं ना, एनिमल ऑनर। तो उस तरह से यहां पे आपका पिजन भी ऑप्शन है, बर्ड ऑनर्स कहेंगे, जो पक्षी की जो ऑनर है वहां पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग बर्ड लेंगे। एनिमल तो किसी हिसाब से नहीं है, पिजन्स लगता है कि पिजन की बात हो रही है तो पिजन होना चाहिए। तो पिजन एक बर्ड की ही तो कैटेगरी है, और एवियरी, है ना, ये एविएशन, तो ये कहीं ना कहीं बर्ड्स की ही बात हो रहा है, चाहे डिफरेंट वर्ड्स की बात हो, बट यहाँ पे पिजन की बात हो रही है। तो पिजन ऑनर ना कह के हम लोग उसको बर्ड ऑनर कहेंगे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके,
आइए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसमें हम लोग सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है तो इसमें आप अगर वर्ड मीनिंग क्लियर है, वर्ड्स को आप रीराइट करते हैं तो रॉन्गली स्पेल्ड में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही नॉर्मल वर्ड रखा जाता है। कंट्रोवर्शियल, पहला वर्ड है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल मतलब क्या ले सकते हैं? इन डिस्प्यूट, इन डिस्प्यूट या डिस्प्यूटेड, है ना, या डिस्प्यूटेड। तो कंट्रोवर्शियल को आप ऐसे लिख सकते हैं। कॉन्कर, कॉन्कर मतलब आप ये कह सकते हैं कि ओवरकम करना, वैंक्विश करना, जीत दर्ज करना। हु कॉन्कर्ड द माउंट एवरेस्ट, तो मतलब जीत हासिल करना, जीत दर्ज करना, कॉन्कर। एंड द नेक्स्ट इज कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब एक्ट ऑफ सपोर्टिंग, कोऑपरेशन सहयोग जिसको आप कहते हैं। ओके, सहयोग, एक्ट ऑफ सपोर्टिंग। एंड द नेक्स्ट जो इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, क्योंकि ये दोनों तो करेक्ट ही था, कॉन्कर भी करेक्ट है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है कंटेम्पररी, है ना, कंटेम्पररी। और एक्चुअली वहां पे आपके स्क्रीन पे CONTAM लिखा हुआ होना चाहिए, CONTEM। क्लियर है? तो कंटेम्पररी शब्द है और इस कंटेम्पररी का जो मीनिंग है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम कह सकते हैं या सेम एरा कह सकते हैं, है ना, समकालीन, इसको हिंदी में बोलेंगे समकालीन। बिलोंगिंग टू द सेम वर्ड, बिलोंगिंग टू द सेम एरा, जैसे ऑकरिंग एट द सेम टाइम, उसको हम लोग कहते हैं कंटेम्पररी। तो सिंपली ये बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जंबल्ड सेंटेंसेस, इसको जंबल करना है। जंबल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं और इस सेंटेंस में आपको एक ऑर्डर, एक्यूरेट ऑर्डर, जो रियल ऑर्डर होना चाहिए, इसे आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में है, गिवन बिलो 4 जंबल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम इन एरियाज ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए को पढ़े ना, तो अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम लिखा हुआ है, तो ये लाइन से क्लियर पता चल रहा है कि 6 मिलियन ऑफ देम, एक्चुअली उससे पहले और मिलियन के ऊपर बिलियन की चर्चा हुई होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि 6 मिलियन ऑफ देम, तो ऑब्वियसली उससे बड़ी अमाउंट, बड़े टर्म की चर्चा तो पहले हुई होगी ना। यानी ए तो किसी एंगल से स्टार्टर नहीं हो सकता, क्योंकि आप डायरेक्ट कह रहे हैं देम, और देम जो आया है उन लोगों के लिए आया होगा। देम एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव किसका प्रोनाउन है, तो दे का देम, ऑब्वियसली पहले प्लूरल टर्म की चर्चा करेंगे, प्लूरल नाउन की चर्चा करेंगे, तब तो आप देम का सेक्शन लेंगे। यानी ऑप्शन ये जो ए है, ए कभी भी सेंटेंस का स्टार्टर इसमें नहीं हो सकता। तो ए से कितने ऑप्शन स्टार्ट है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 ये दोनों एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि सेंटेंस ए जो है वो स्टार्टर यानी बिगनर नहीं हो सकता इसके रीअरेंजमेंट के लिए, इसके रियल ऑर्डर के लिए। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी पढ़ते हैं। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्कैर्सिटी। और अब यहां से वो लाइन क्लियर हुआ जो ऑप्शन ए में रखा गया है, देम यानी अराउंड 6 मिलियन ऑफ देम, वो किसके लिए लिया गया था? वो लिया गया है 1 बिलियन पीपल के लिए, 1 बिलियन पीपल के लिए, इनमें से 6 मिलियन।
तो सिंपल सा बात पता चल गया कि पहले बी को रखेंगे, यानी स्टार्टर बी लेंगे देन ए लेंगे। तो आपका कहना होगा सर सी एंड डी क्यों स्टार्टर नहीं होगा? तो देख लीजिए ना, सी में रखा है दिस और डी में रखा है द रीजन। तो पहले रीजन की चर्चा होगी तब तो बोलेंगे द रीजन इज दैट एट 20%, तब आप एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में ना कि यही रीजन है कि वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। तो आप ये देख पा रहे हैं दिस, और दिस क्या है? दिस जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जनरली पहले नाउन, ये जेनरिक सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टार्टर नहीं ले सकते इस तरह के रीअरेंजमेंट सेक्शन में। रीजन ये है कि पहले आप उस नाउन की चर्चा करेंगे, देन आप उस टर्म को आगे बढ़ाएंगे कि ये रीजन है, या फिर दिस इज इवन मोर, दिस इज आया है ना। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जनरली सेंटेंस का स्टार्टर नहीं होगा। सो आई थिंक अराउंड 6 मिलियन जो है वो 1 बिलियन के में से लिया गया है, यानी 1 बिलियन में से 6 मिलियन की बात हो रही है। तो हम लोग बी एंड ए विल बी द करेक्ट पेयर, सो आंसर विल बी ऑप्शन 1, यानी बी ए डी सी। ओके, बी के जस्ट बाद हम लोग ए लेंगे, बी ए डी सी, बी ए डी सी। और होता क्या है कि कभी कभी इन चीजों को आप जनरली पढ़ते ही समझ में आता कि ये लाइन उसके जस्ट बाद होगा। कब? जब आप काफी रीअरेंजमेंट सेक्शंस में से 200-250-300 रीअरेंजमेंट बनाएं, उतनी सारी चीजें तो आ ही जाती है कि ग्रामर का अप्रोच आ जाता है, वर्ड्स की सेक्शन आ जाती है, तो ये क्लियर हो जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। An inscription on a tombstone written in memory of deceased। तो सिंपल है कि अगर टॉम्बस्टोन पे ऐसी कोई इंस्क्रिप्शन लिखी जा रही हो, आपके पास 4 ऑप्शन है, पिलर, नेक्स्ट इज एपिटैफ, नेक्स्ट बेसिलिका एंड द नेक्स्ट इज स्लैब। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आप आंसर की ओर बढ़ेंगे, अगर ये चारों वर्ड आपको आता है तो सिंपली तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। बट मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। वैसी इंस्क्रिप्शन जो इपिटोमाइज किया गया हो इपिटॉम पे, इट मीन्स यानी जब इपिटैफ करते हैं ना, तो किसी की ब्रीफ समरी को, कोई मरे व्यक्ति का जो एक हम लोग ब्रीफ समरी लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं। क्लियर है? तो ऐसे इंस्क्रिप्शन को हम लोग एपिटैफ कहते हैं। और एक ऑप्शन है आपका स्लैब। तो स्लैब का मतलब होता है एक वाइड स्टोन का पीस कह सकते हैं, जो बड़े लेवल पे हो, काफी फ्लैट सरफेस हो, उसको हम लोग स्लैब कहते हैं। बेसिलिका की बात करेंगे तो बेसिलिका का मतलब होता है एक ऐसा लार्ज कह सकते हैं एब्लॉन्ग हॉल, जिसमें मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया हो, या फिर उसमें कोई डिसीजन मेकिंग की मीटिंग हो रही हो, तो वैसे को हम लोग बेसिलिका कहते हैं, बेसिलिका। तो यहां पे तो वैसा कोई सेंस है ही नहीं। सो एपिटैफ विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। एपिटैफ हिंदी मीनिंग इसकी क्या होती है? तो मृत्यु लेख, यानी किसी व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति के प्रेज में, प्रशंसा में जो हम लोग राइटिंग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं एपिटैफ। तो इंग्लिश में है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन। ओके, बेसिलिका बता ही दिया कि जब कोई एक बड़ी सी ऑब्लॉन्ग बिल्डिंग जो यूज्ड एज अ हॉल फॉर पब्लिक मीटिंग, और या फिर कोई ऐसे डिसीजन मेकिंग मीटिंग के लिए जो यूज होती है, दैट इज द बेसिलिका। एंड स्लैब तो पता ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एंड द क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक इडियम्स की सेक्शन है, पुल योर सेल्फ टूगेदर। पुल योर सेल्फ टूगेदर का अगर मीनिंग है, इसका मीनिंग है टू कंट्रोल योर फीलिंग, इमोशंस एंड बिहेव इन अ काम वे। जब आप एक अपने इमोशंस को, जैसे कहीं आप गए और अपनी इमोशन काबू में न रख सके, कंट्रोल नहीं कर सके, और आप एक्सप्रेस कर दिए, कोई वैसे स्पीच दे दिए, तो इसका मतलब यही है कि टू पुल योर सेल्फ टूगेदर का मतलब है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखकर एक सच मैनर में जब आप किसी से बात करें, तो दैट इज पुल योर सेल्फ टूगेदर। ओके, तो आप हिंदी में कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख करके किसी व्यक्ति से अपनी कोई एक अच्छी
भाव में बात करना, एक अच्छे आचरण से बात करना, पुल योर सेल्फ टूगेदर। ओके, सो आंसर विल बी गो टू स्लीप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू अ गुड जॉब, काम डाउन। तो यही होगा, काम वे में बात करना, काम डाउन रहना, अपनी इमोशंस को काम में रखना। ओके, चलिए कंट्रोल में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। नॉर्मल है, इसमें कोई टफ है नहीं। एक्सप्लेन करेक्ट है, एक्सपायर करेक्ट है, एक्सेप्ट इज द करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट, एक्सपीरियंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपीरियंस। ओके, अनुभव, आपने उसे एक्सपीरियंस किया, उन चीजों को एक्सपीरियंस गेन किया, तो इस तरह से एक्सपीरियंस यहां पे रॉन्गली स्पेल्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एक सिनोनिम्स का, सॉरी एंटोनिम्स का टर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इमिनेंट, इमिनेंट का अगर बात करें एग्जैक्ट मीनिंग, तो इसका मतलब होता है फेमस एंड रिस्पेक्टेड। इमिनेंट, है ना, ही वॉज इमिनेंट पर्सन इन हिज एरा, है ना, वो अपने काफी फेमस था, तो इमिनेंट ले सकते हैं फेमस एंड रिस्पेक्टेड के सेंस में। पहला ऑप्शन है डिस्टिंग्विश्ड, और अगर डिस्टिंग्विश्ड की बात करें तो इसका मतलब है वेरी सक्सेसफुल। डिस्टिंग्विश्ड नहीं, ये बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पीपल हैं, सक्सेसफुल पीपल हैं। रेप्यूटेड यू कैन से, कि बड़ा ही प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। तो डिस्टिंग्विश्ड तो इसके सिनोनिम्स की ओर है। एक्सल्टेड, एक्सल्टेड का मतलब है कि एक वैसा व्यक्ति, पर्सन एट हाई लेवल पावर, है ना, जो व्यक्ति काफी हाई लेवल पावर रखता हो, एक्सल्टेड पर्सन, एक्सल्टेड पर्सन कहते हैं ना। नेक्स्ट है इंप्रेसिव। इंप्रेसिव तो ऑसम के सेंस में है कि इंप्रेसिव, ये तीन में से एक भी इसके एंटो हुए नहीं, तब एंटो आपको लेना पड़ेगा इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्या लेना पड़ेगा? इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर विल बी, चूंकि एंटो हमें लेना है तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स अनक्लियर, नॉट क्लियर, नॉट जिनका कोई उतनी नेम फेम नहीं हो, क्लियर नहीं है, तो इनकॉन्स्पिक्यूअस। और अगर फेमस का उल्टा अगर लेना है, एंटो लेना है, तो फिर इनकॉन्स्पिक्यूअस ही लेंगे, चूंकि ऊपर का 3 ऑप्शन जो है वो इसके एंटो है ही नहीं, सिमिलर है, सिनोनिम्स की ओर हैं। लगता है कि सिनोनिम्स हो सकते हैं बट ये एंटो नहीं होंगे, तो इनकॉन्स्पिक्यूअस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइक्लोन, एक्चुअली एरर फाइंड करना है इसमें। साइक्लोन डाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अमेरिका एंड द सदर्न हेमिस्फीयर एज अ होल। सिंपल बात है, आपने पढ़ा है वन ऑफ का कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ा? वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, है ना, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ। क्लियर है? तो इनके बाद आप जब यूज करते हैं तो ये कौन से नाउन को प्रेफर करता है? इसके जस्ट बाद प्लूरल नाउन लेते हैं हम लोग। चूंकि इतना दो बात पता है कि ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये प्रति एक का बात कर रहा है, उनमें से एक, बहुतों में से एक। तो खैर अलग अलग इसकी क्राइटेरिया है कि एवरी वन ऑफ या ईच ऑफ, 2 या 2 से अधिक में से एक की जब बात करते हैं। ईदर ऑफ मीन्स 1 आउट ऑफ 2 की बात करते हैं। नीदर ऑफ 0 आउट ऑफ 2 की जब बात करते हैं। तो खैर ये अलग चीजें हैं, बट आपको देखना था कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा, तो नाउन प्लूरल होंगे। तो आप देख लीजिए ऑप्शन 4 जो है उसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इस साइक्लोन को आपको प्लूरल बना देना पड़ेगा, साइक्लोन्स। मीन्स कि जब उन चक्रवातों में से, तो आप ले सकते हैं साइक्लोन्स। ओके, सो ऑप्शन 4 में ही एरर है। वन ऑफ के बाद जो हम लोग नाउन लेते हैं वो प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि वन तभी तो होगा जब बहुतों की बात करेंगे। तो उनमें से एक, आप दोनों में से एक, उन लोगों में से एक, और कई चक्रवात तूफानों में से एक,
तो फिर वहां पे नाउन को तो प्लूरल रखना ही पड़ेगा। ऐसे सेंस में हम लोग नाउन प्लूरल लेंगे। एंड ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा, और उसी पार्ट में एरर है, साइक्लोन को साइक्लोन्स करना पड़ेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी आपका सिनोनिम्स वर्ड है, सिनोनिमस वर्ड को ढूंढना है। इंडेलिबल, और इंडेलिबल की अगर बात करें तो जिसे आप इरेज नहीं कर सकते, इनइरेजिबल, इंडेलिबल, अमीट, है ना। इंडेलिबल की अगर बात करें तो इसका मीनिंग ही होता है विच कांट बी इरेज्ड, रिमूव्ड, है ना। तो एक पहला ऑप्शन है इलीगल, और इलीगल की अगर बात करेंगे तो इलीगल मतलब फॉरबिडन बाय लॉ, जो कानूनन गलत है ना। अवैध हिंदी कह सकते हैं इलीगल, ये इलीगल बिजनेस बोलते हैं ना कि ये लोग ये काम करते हैं इलीगली। तो इलीगल मतलब अवैधानिक रूप से, जिसको विधिवत नहीं, वो इलीगल है, अवैध है, गैर कानूनी है। नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव, और इनइफेक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब जो इफेक्टिव नहीं है, अप्रभावशाली। तो इनइफेक्टिव तो इसके किसी एंगल से सिनोनिमस है ही नहीं। नेक्स्ट है इनइरेजिबल, ये हो सकता है, होगा क्या, वही होगा। एंड द लास्ट इज एलिजिबल, और एलिजिबल जो वर्ड है इसका मतलब है नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, जिसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सके, एलिजिबल, है ना। तो हैंड राइटिंग ऐसे ले सकते हैं कि विच कांट बी रीड क्लियरली, क्योंकि वो इतनी टफ, यानी फिर वो राइटिंग ऐसी होती कि वो क्लियरली विजिबल नहीं होता या आप पढ़ नहीं सकते। तो एलिजिबल हटा देंगे, ऑप्शन 3 इसके सिनोनिम्स होंगे, यानी इनइरेजिबल। अमीट, इंडेलिबल का सिनोनिम्स होगा इनइरेजिबल। ओके, इरेजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेजिबल मतलब तो हो जाएगा जो मिटा जा सके, और इनइरेजिबल जो नहीं मिटाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, और ये एक्टिव पैसिव का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है द चिल्ड्रन वर ब्राउट अप विद ग्रेट केयर। अगर आप एक्टिव, इस पहला जो सेंटेंस एग्जामिनर दिया है उस अगर सेंटेंस को आप देखें तो लिखा है देयर चिल्ड्रन वर ब्राउट अप, सिंपली है जब सब्जेक्ट के साथ वर की कॉम्बिनेशन, यानी वर का प्लेसमेंट देन V3 रखा गया हो, तो ये सेंटेंस कभी भी पैसिव नहीं होगा, ये सेंटेंस ऑब्वियसली एक्टिव नहीं होगा, ये सेंटेंस पैसिव होगा। सिंपल सा बात है कि सब्जेक्ट के बाद अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, उसके जस्ट बाद अगर V3 का कॉन्सेप्ट है तो वो सेंटेंस ही पैसिव है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द एक्टिव सेंटेंस अमंग 4 ऑप्शंस। तो आप सिंपली देखिए, देयर चिल्ड्रन वर ब्राउट अप, यानी उनके चिल्ड्रन को ब्राउट अप किया गया विद ग्रेट केयर, एक ग्रेट केयर के साथ। तो आप समझिए कि ऑप्शन 1 जो है, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन 3 एंड 4। तो वॉज वर का सेक्शन में किसी भी एंगल से हैव और हैड वाली सेक्शन आएगी क्या? तो आप देखिए ऑप्शन 3 जो है एंड ऑप्शन 4 में, एक में रखा है हैव की सेक्शन और एक में रखा है हैड की सेक्शन। तो जिसमें हैव हैड हो उसमें उसका पैसिव वर के साथ कैसे बनाएंगे आप? इस प्रकार से ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 यहीं से एलिमिनेट होता है। और जब एलिमिनेट आपने कर दिया, एलिमिनेट कर ही दिया, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक 1 एंड 2। ऑप्शन 1 को आप देख रहे हैं एंड ऑप्शन 2 देखेंगे। तो ऑप्शन 1 है दे ब्राउट अप देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर, एंड ऑप्शन 2 है देयर चिल्ड्रन ब्राउट अप देम। यहां पे मीनिंग हो गया कि उनके बच्चे ही उन लोगों का ग्रेट केयर कर रहे थे, ऐसा तो सेंस है नहीं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को ग्रेट केयर किया गया। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा, चूंकि आपको एक्टिव में लेना है। तभी तो आपने लिखा कि देयर चिल्ड्रन वर ब्राउट अप, आप लिखना पड़ेगा दे ब्राउट अप देयर चिल्ड्रन, चूंकि आपने सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लस V2 का सेक्शन आप रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 देन ऑब्जेक्ट, तब इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को आप पहले लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में जो पहले ऑब्जेक्ट था। यानी आप इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे
फिर V2 के कारण वॉज वर का सेक्शन को लेंगे, देन V3 लेंगे, और ये वाली बाई सेंटेंस बाद में चला जाएगा बाई सब्जेक्ट। सिंपली इतना बात तो पता ही चल गया कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। द बर्निंग ऑफ इफिगी ऑफ रावणा ऑन दशहरा डैश द बर्निंग ऑफ ऑल इविल्स। सिंपल अगर आप देखेंगे तो इस फिल इन द ब्लैंक में 4 ऑप्शन, एक है इपिटमाइजेस, पर्सोनिफाइज, इंटेंसिफाइज एंड सिंबलाइजेस। अगर आप बात करें इपिटमाइजेस का तो इसका मीनिंग आप ले सकते हैं प्रिसी करना, यानी फिर किसी का एक मेक नोट्स तैयार करना, उसका एक समरी तैयार करना, इपिटमाइज किया गया। इट मीन्स जो चीज़ें लिखी गई उसका इपिटमाइज किया गया, मीन्स हुआ कि उसकी एक समरी तैयार की गई, अनुलेख तैयार किया गया। बट अगर पर्सोनिफाई की बात करें तो पर्सोनिफाई जो है वो है एक मानवीयकरण करना, यानी गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स। कोई भी नॉन लिविंग थिंग में जब ह्यूमन की कैरेक्टर डालते हैं यानी वर्च्यू डालते हैं तो फिर वो पर्सोनिफाई कहलाता है या फिर पर्सोनिफिकेशन, और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। तो ये जो इफिगी को जलाया जाता है, दशहरा पे रावण का जो पुतला जलाया जाता है, वो एक इपिटमाइज नहीं है, ये पर्सोनिफाइज भी नहीं करता। ये क्या करता तो सिंबलाइजेज द बर्निंग ऑफ ऑल इविल्स, है ना। सभी इविल का, जो इविल की बर्निंग है कि जो व्यक्ति क्रुद्ध हैं, ज्वलंत हैं, ऐसा व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति का नाश होना चाहिए, यानी एक सिंबलाइज किया जाता है एक प्रतीक के रूप में। और उससे हम लोग सहमत होते हैं कि रावण की पुतला दहन होनी चाहिए या हुई, तो वो सिस्टम से हम लोग सहमत होते हैं। तो अगर सिंबलाइजेस की बात करें तो प्रतीक के साथ साथ एग्रीमेंट भी होती, और एपिटमाइजेस का मतलब होता है कि उन टर्म का, उस भावार्थ का हम लोग एक समरी तैयार करेंगे। तो इपिटॉम यहाँ पे इपिटमाइजेस आंसर नहीं, आंसर तो हम लोग सिंबलाइजेस लेंगे। और एक वर्ड है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाइज का मतलब होता है इंटेंस कर देना, उस सिचुएशन को इंटेंसिफाई कर देना, तीव्र कर देना, रैपिड कर देना, बढ़ा देना। ओके, तो इन 4 ऑप्शन में से सिंबलाइजेस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इपिटमाइजेस भी नहीं, पर्सोनिफाइज भी नहीं, इंटेंसिफाई नहीं लेकर के सिंबलाइजेस करेंगे। और उनका पुतला जलाना एक अकॉर्डेंस के साथ होता है, एक एग्रीमेंट है कि ना ये होना चाहिए। असुर लोग यानी दैत्य जो हैं या फिर जो क्रूर हैं, जिनको इतनी घमंड है, उस व्यक्ति का नाश होना चाहिए, उनकी घमंड टूटनी चाहिए। इस टेंडेंसी से हम लोग एग्री होते हैं, इसलिए सिंबलाइजेस प्रतीक के रूप में लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 19, और इस 19 जो है, आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 hours। आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 hours। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, सॉरी इस प्रॉब्लम को हम लोग 2 घंटों से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? या फिर आप ये कहेंगे कि मैं 2 घंटों एटलीस्ट फॉर 2 hours मतलब 2 घंटों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, ऐसा कहेंगे क्या? आप कहेंगे कि मैं कर रहा हूं और समय का भी मेंशनिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ट्राइड का ऑप्शन पास्ट चला जाएगा, एम ट्राई कोई ऑप्शन सुटेबल नहीं है, एंड एक ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। तो नो इम्प्रूवमेंट को तो पहले ही हटा दीजिए, 3 ऑप्शन में अपना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट हम तुरंत कैसे कह देंगे, उतनी ग्रामर की परफेक्शन रहेगी तब तो कि हाँ ये सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाए। आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 hours। तो सिंपली है, आप यहां पे यूज ऐसे करेंगे कि मैं इस 2 घंटे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। तो यही अंडरलाइन पार्ट था, और आप यहां पे ऐसे लेंगे आई हैव बीन ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग। ओके, सो आंसर आपके
ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप आंसर के रूप में लेंगे? हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 1 जो है विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपली आप ये 2 घंटों से काम पहले ही स्टार्ट हुआ है, आप इस काम को पास्ट में स्टार्ट किए और अभी भी वो एक्शन कंटिन्यू है, देन यू नीड टू गो विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ही तो यही होता है, सब्जेक्ट देन हैव हैज, और इसके साथ आप हैव हैज के साथ बिन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, हैव हैज देन बिन, फिर बिफोर, इसके बाद आप सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट लेते, फिर टाइम को मेंशन करते हैं ना। तो ऐसे सेंस में आप क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए, इंप्रूवमेंट पार्ट होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऑब्वियसली सेंटेंस एक्टिव में तब पैसिव ढूंढना है, और अगर सेंटेंस ही पैसिव में हो तो फिर आप एक्टिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, एट नाइट लॉक द आउटर गेट। सिंपल सा है, एट नाइट लॉक द आउटर गेट। आप यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि रात में ये गेट बंद करो। आप नहीं कहते कि एक ग्लास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप इसका अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, इंपेरेटिव पार्ट को अगर देखा जाए तो आप ऐसे कहते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग, अगर रिक्वेस्ट करना है तो। नहीं तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, ऐसे लेट के सहारे आप बनाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास द आउटर गेट इज लॉक्ड, ये पैसिव हुआ नहीं, क्योंकि आपको लेना पड़ेगा बी प्लस V3 का कॉन्सेप्ट इंपेरेटिव को देखते हुए। द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट। फिर आप नीचे एक क्वेश्चन है, द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट। द आउटर गेट इज रिक्वेस्टेड, गेट को ही रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं, ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। आंसर ले लेंगे हम लोग, लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड। आंसर क्या ले लेंगे? लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड। ओके, तो ऑप्शन 20 का पैसिव हम लोग ये लेंगे, लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड। क्लियर है? इज लॉक्ड ऑप्शन ए खत्म हो गया था। द आउटर गेट आप डायरेक्ट बना रहे हैं ना, द आउटर गेट बी लॉक्ड। आप लेट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे या रिक्वेस्ट वाली सेंस में लेंगे? क्योंकि आप वहां पे डायरेक्ट द आउटर गेट बी लॉक्ड नहीं करेंगे, लेट किया जाना चाहिए, ये इंपेरेटिवनेस दिखनी चाहिए इसमें। आइए, तो इंपेरेटिव को हम लोग रिक्वेस्टेड ऑर्डर ऐसे बनाते हैं। आप कहें तो यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। तो इस तरह से ऑप्शन आपके हैं ही नहीं, और लेट वाली करेक्ट आंसर होगा। अगर रिक्वेस्ट वाला भी है और लेट है तो एक्चुअली ये ज्यादा करेक्ट है, देन रिक्वेस्ट के साथ हम लोग जाएंगे। तो अभी तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए 21 को देखते हैं। 21 इडियम्स है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, अगर इसका मीनिंग को देखेंगे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि किसी को इंटेंशनली हम लोग जब इग्नोर करते हैं और उसके साथ अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट करते हैं, टू बिहेव अनफ्रेंडली विद समवन, या फिर जब हम लोग इंटेंशनली टू इग्नोर समवन। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन आपका 21 में एक ऑप्शन है डू समथिंग पॉइंटलेस, ऑप्शन 2 है इग्नोर समवन, ऑप्शन 3 है पैम्पर समवन, एंड ऑप्शन डी गिव अवे अ सीक्रेट। तो ऑब्वियसली आंसर क्लियर हो गया, इग्नोर समवन, है ना। जब हम उसको इग्नोर करते हैं इंटेंशनली एंड बिहेव उसके साथ काफी अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन 2, इग्नोर समवन। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 एरर सेक्शन का है, और क्वेश्चन देख लेंगे। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। तो समझिए इसमें क्वेश्चन जो बहुत ही
इजी वे में कैसे कैचअप करना है, एवरी इंप्लॉय लिखा हुआ है, एवरी इंप्लॉय, एवरी इंप्लॉय, और एवरी इंप्लॉय यानी एक एक इंप्लॉय की बात हो रही है, तो एवरी इंप्लॉय, एवरी के साथ जो नाउन आता वो सिंगुलर, और जब नाउन सिंगुलर देन वर्ब कैसा होगा, और ये एवरी मतलब प्रति एक, हर एक की बात हो रही है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी वॉज गिवन, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ वर गिवन, यानी वही एरर है। क्लियर है? शो वॉज गिवन, एंड ऑप्शन आप देखेंगे तो वो वर गिवन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड, पहला वर्ड है ट्रिम्फ। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ ट्रिम्फ, और ट्रिम्फ की मीनिंग जो है आप कह सकते हैं अ ग्रेट अचीवमेंट और विक्ट्री, एक विजय है ना। ट्रिम्फ मतलब विजय होता है, अचीवमेंट बड़ी ग्रेट सफलता की बात कर रहा है। तो पीस मतलब तो हो गया शांति, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, है ना। अटैक मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर मिलिट्री पावर और वेपन के साथ अटैक करते हैं, प्रहार करते हैं, दैट इज अटैक। एंड द नेक्स्ट इज फाइट। फाइट मतलब हो गया जब वायलेंटली हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, वायलेंट एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज द फाइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स अचीवमेंट, सफलता, जब किसी पे हम लोग जीत हासिल करते हैं, कोई जगह पे अटैक हम लोग करते हैं कि जब उस प्लेस एंड कोई व्यक्ति के ऊपर, लेकिन विक्ट्री हुई एक ट्रिम्फ यानी विजय। तो बात करते हैं हम लोग इस ट्रिम्फ का। सो आंसर विल बी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका विक्ट्री, यानी ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एंड क्वेश्चन नंबर 24 फिर से रीअरेंजमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है। रीअरेंजमेंट सेक्शन को देखेंगे तो इसमें पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, अ मैंगो द शो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया। द नेक्स्ट, देयर वॉज अ बम्पर क्रॉप। देयर वॉज अ बम्पर क्रॉप की बात कर रहा है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे देयर वॉज, इसके पहले इस सेंस में आपको ये लेना पड़ेगा कि इस जगह पे बम्पर क्रॉप की बात कर रहा है। देयर वॉज अ बम्पर क्रॉप, किसकी क्रॉप की है? तो मैंगोज, और डिफरेंट स्टेट में काफी अच्छी फसल हुई मैंगो की। तो अगर आप देखें इस ऑप्शन में, अ मैंगो को आमों का राजा कहा जाता है, फिर ये कह रहा है कि उस जगह पे काफी बम्पर क्रॉप हुई थी, मैंगो की खेती हुई थी, फसल हुई थी। नीचे है, इट रिजल्टेड इन प्राइस कमिंग डाउन एंड सेल गोइंग अप much to the delight of the buyers and sellers alike. ऑप्शन डी है, 2017 proved to be a very good year of mango lovers. तो पहले उस क्रॉप की बात होगी, देन आप कोशिश करेंगे कि इसमें हमें इसके बाद किसकी चर्चा होनी चाहिए। तो देयर वॉज अ बम्पर क्रॉप, किस ईयर की बात हो रही है? तो नीचे देखिए लिखा हुआ 2017 प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर्स। तब तो कहेंगे कि वो गुड ईयर रहा, क्यों? क्योंकि वो ईयर में काफी क्रॉप हुई थी मैंगो की। तो डी, यानी डी के बाद ही बी का ऑप्शन आएगा, उसके पहले ए तो स्टार्टर हो गई, यानी आपको इतना पता चल गया कि ए डी बी ये पेयर पता चल गया, और ये नहीं पता चला डी बी पता चल गया, ए स्टार्टर पता चल गया, तो ऑब्वियसली आंसर के करीब आप पहुंच सकते हैं। और आंसर विल बी ए डी बी सी, ए डी बी एंड सी विल बी द लास्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर हो गया? आइए बढ़ते हैं 25 की और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस क्वेश्चन सेट का। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25 भी इंप्रूवमेंट सेक्शन ही है।
तो सिंपली देखिए लिखा हुआ है इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इंप्रूव योर इंग्लिश। तो ये इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने बताया है कि इफ यू कम टू मी I will support you। तो सिंपली I will support you, she will support me, I भी लिख लें या she will support me। हो सकता है कि ये will के जगह पे आप shall यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली इसमें देखना क्या है कि एक फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन करेंगे, एक फ्यूचर में तो लिखेंगे ही लिखेंगे इफ यू कम टू मी आई विल सपोर्ट यू, है ना, आई विल सपोर्ट यू। तो अगर आप मेरे पास आते हैं तो श्योर मैं आपकी मदद करता। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट का पार्ट है, और सिंपल प्रेजेंट और ये हो गया सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। ओके, यानी एक सेंटेंस को आपने सिंपल प्रेजेंट में रखा, दूसरे को सिंपल फ्यूचर में रखा, और कंडीशन वाला ही सिंपल प्रेजेंट में है। तो आप जो आंसर लेंगे इफ यू लिसन टू, तो ये प्रेजेंट में है, बाद वाला फ्यूचर में होना चाहिए। तो आपने लिखा है, क्वेश्चन है इट इंप्रूव योर इंग्लिश। इट इंप्रूव ना होकर के आपको लेना पड़ेगा फ्यूचर का पार्ट, एंड फ्यूचर का पार्ट ऑप्शन ए में है इट विल इंप्रूव। सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर विल बी ऑप्शन 2, इट विल इंप्रूव। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।